हमारी टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज काउंटडाउन सीरीज का सफर कंटिन्यू हो रहा है। पिछले वीडियोस में हमने तुवालू जैसे डूबते हुए आइलैंड की हिस्ट्री देखी और आज हम आ गए हैं हमारे थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री की तरफ। एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नदी नहीं है। हमारे इंडिया में तो कितनी सारी नदियां हैं, बट वहाँ पे एक भी नदी नहीं है। जहाँ 70% जमीन बिल्कुल खंजर है। खंजर यानी बैरन है। बैरन, यहाँ पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। ओके, खेती नहीं किया जा सकता है। और जहाँ कभी मिट्टी के नीचे छुपा था एक ऐसा खजाना जिसने इस देश को एक रात में अमीर बना दिया, और फिर वही खजाना बन गया उनकी बर्बादी का राज। ओके, क्या आप गेस कर पाओगे यह कौन सा देश है? तो चलिए आप कमेंट्स में मुझे बताना ये कौन सा देश है। तो मैं यह कहानी शुरू करती हूँ इस देश की, जो है नाउरू। एक ऐसा द्वीप, ओके, जहाँ आज भी जमीन का हर टुकड़ा एक वार्निंग देता है। उसका जो टुकड़ा है वो हमें एक वार्निंग देता है। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तो छोटी सी द्वीप आइलैंड भी दुनिया को हिला सकती है। ओके, जब नेचर यानी निसर्ग का यानी प्रकृति का जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो वो छोटी सी भी द्वीप में दुनिया को हिला सकती है दोस्तों। हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नाउरू एक ऐसी कहानी है जिसमें रहस्यमय भी है, जो रहस्यमय भी है, लालच भी है उस देश में, इतिहास भी है और ट्रेजेडी भी है, यानी ट्रेजेडी भी है। और इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे नाउरू का नाम का मतलब, इतिहास का हिडन ट्विस्ट, फॉस्फेट का गोल्ड रश कैसे स्टार्ट हुआ, इस देश का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, करेंसी, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इंडिया से कैसे जाए, इंडिया नाउरू का टाइम डिफरेंस, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, टूरिस्ट स्पॉट्स, क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर। और सबसे बड़ा सवाल, नाउरू बचेगा या खत्म हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुके। तो पहले हम आते हैं, यह कहाँ पर स्थित है ये देखते हैं। जो ये भी गुमशुदा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का गुमशुदा हुआ यह देश है। पैसिफिक डीप पैसिफिक ओशन में माइक्रोनेशियन रीजन में एक छोटा सा वोल्केनिक आइलैंड है। ये ना दोस्तों वोल्केनिक आइलैंड है, जो आपने अभी देखा ही होगा, इजिप्ट बोल रही हूँ, सोमालिया के वहां पर, सोमालिया नहीं, कौन सा देश था यार वो, जहाँ पे लावा लावा आया ना, वैसे यहाँ पर भी ये भी लावा वाला ही देश है। इसके यहाँ पर भी बहुत सारा लावा है। वैसा इस देश को आप इमेजिन कर सकते हो। ड्रोन व्यू से देखो तो लगता है कि जैसे एक पानी का रिंग है। अगर आप ड्रोन से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वह एक पानी का रिंग है और उसके बीच में एक गोल जमीन है। यही है नाउरू। ओके, इसका टोटल एरिया है 21 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है, जनसंख्या है सिर्फ 12,000। और एक भी नदी नहीं है दोस्तों वहां पर, जबकि हमारे इंडिया में बहुत सारे नदियां हैं। शेप और उसका जो शेप है, ओके, जैसे हमारा इंडिया का, अगर हम नीचे से देखेंगे गुजरात से वेस्ट बंगाल की तरफ, तो वो बी शेप में आता है। ओके, तो वैसे ही उसका ना सर्कुलर यानी गोलाकार है। कोस्ट लाइन पर ये सारा लाइफ एग्जिस्ट करता है। वहां पर है ना जो कोस्टल एरियाज है, ओके, गोलाकार का जो कोस्टल है समुद्र किनारे का, वहां पर ही लोग रहते हैं, अंदर में कोई नहीं रहता है। बट हमारे यहाँ पे अंदर भी लोग रहते हैं। आइलैंड के बीच का हिस्सा को हम कहते हैं टॉप साइड प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अंदर का जो बीच का हिस्सा है ना, उसे टॉप साइड प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और वही है फॉस्फेट माइनिंग की वजह से बिल्कुल मूनस्केप जैसा बन चुका है। वहां पर है ना दोस्तों फॉस्फेट का माइनिंग होता था, और अब वो कैसा हो गया ना, चंद्रमा को आपने देखा होगा, चंद्रमा में कैसा दिखता है चंद्रमा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वैसे तो सूरज का किरण ही है वो, बट तो भी उसमें हम लोग बोलते ना कंकाल वगैरह, कंकाल बोल रही हूँ, कंकड़ वगैरह है, कंकड़ है, पत्थर वगैरह है,
और वहां पे ये भी है मैग्नीशियम वगैरह वो ज्यादा है। ओके, तो वैसे ही हाँ, तो वो वैसा हो गया है, बीच वाला जमीन मूनस्केप जैसा जैसा बन चुका है। कोई भी डेंस फॉरेस्ट नहीं है वहां पे, घने जंगल नहीं है। ओके, और कोई फ्रेश वाटर रिवर तो है ही नहीं। फ्रेश वाटर रिवर तो फ्रेश वाटर ही होता है, बट वहां पर बस एक द्वीप है जो अपनी ही कहानी को रोक कर खड़ा है। अपनी ही कहानी को वो रोक कर ऐसे ही खड़ा है। ओके, तो अभी हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो कि है उस नाउरू का मतलब। ओके, नाउरू वर्ड माइक्रोनेशियन फेज है, जिसका उनके भाषा में, ओके, नाउरू लैंग्वेज में अगर हमें बोलना हो तो एनाओ एरोग से आता है, जिसका मीनिंग माना जाता है कि आई गो टू द बीच, मैं बीच में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वो मतलब आता है नाउरू का, क्योंकि यहाँ के बीच लाइफ ही लोगों का सबसे पुराना और असली कल्चर है। वहाँ का जो परंपरा है, ओके, जैसे हमारे इंडिया में परंपरा क्या है, साड़ियाँ पहनना लेडीज को, 16 श्रृंगार वगैरह वो जो है, ओके, वो तो है ही। अभी हम लोग जो पैंट शर्ट वगैरह तो फॉरेनर्स का है। तो वैसे ही वहाँ का जो परंपरा क्या बोलता है कि वहाँ का जो लाइफ है वो बीच के तरफ ही, बीच साइड में बीच से जुड़ा हुआ है, और उसका भी सिंपल नाम है। ओके, सिंपल नाम और डीप कनेक्शन है। यहाँ पर उसका ना गहराई की तरफ से कनेक्शन है। ओके, एकदम गहराई से कनेक्शन है। तो अभी हम दोस्तों तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है इतिहास। तो ट्रेजर और ट्रेजेडी दोनों भी, खजाना और त्रासदी दोनों भी हम देखेंगे। नाउरू की असली हिस्ट्री पॉलिनेशियन और माइक्रोनेशियन सेटलर्स से शुरू होती है। 1890 में जर्मनी ने नाउरू पर कंट्रोल किया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड न्यूजीलैंड ने मिलकर आइलैंड पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। फिर साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी किया। नाउरू के नीचे ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड फॉस्फेट, जो बर्ड का ड्रॉपिंग फोसिल्स होता है। बर्ड है ना, बर्ड का जो क्या बोलते हैं उसे हम, पॉटी। ओके, उसी से वहां पे जो फोसिल्स होते हैं उसका वो फोसिल्स मिला है। ड्रॉपिंग फोसिल्स होता है ना, वो ही होता है ना बर्ड का, उसी से वो फॉस्फेट तैयार होता है। ओके, तो वो फॉस्फेट है ना बहुत काम का होता है। ओके, और अपना अपना इंडिया कैसा है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ओके, बांग्लादेश है, या जैसे ऐसे कंट्रीज है जो ये सारे खेती करने वाले देश है। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्री से ज्यादा खेती ज्यादा होती है। या अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज होंगे, यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज में तो ज्यादा करके तो इंडस्ट्रीज ही ज्यादा है। लेकिन अपने जैसा कंट्रीज जो है, एग्रीकल्चर जो खेती, अपना इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया इज ना एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके, तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट करता है वो। तो वैसे देशों के लिए ये फॉस्फेट जो है ना वो सोना है। ओके, खरा सोना। ओके, फॉस्फेट जो है ना अगर अपने पास होना तो वो सोना हो जाएगा, यानी गोल्ड हो जाएगा। ओके, फॉस्फेट इज इक्वल टू गोल्ड फॉर फार्मिंग कंट्रीज। जो फार्मिंग कंट्रीज है ना, जो खेती बाड़ी करते हैं, ओके, ज्यादा उसमें, जैसे अपना इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, फिर आपका बांग्लादेश, वे सब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल कंट्रीज है। ओके, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, उनके लिए ये गोल्ड है। इस डिस्कवरी ने नाउरू को दुनिया का सबसे रिच नेशन में शामिल कर दिया, और इस डिस्कवरी के वजह से ना नाउरू एक टाइम पर एकदम रिच कंट्री बन गया। उनके वो एक्सपोर्ट करता था, हम खरीदते थे, हमको भी चाहिए। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है कि आपके पास फॉस्फेट है, ओके, लेकिन कम क्वांटिटी में है, तो वो आपके देश वालों को ही पुरेगा, बाकी का तो हमको भी तो चाहिए। वो एक्सपोर्ट क्या करेंगे जब आपके पास ही आपके देशवासियों के लिए ही है, बाकी को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके,
तो वो वैसा है, इनके उनके देशवासियों के लिए भी था, प्लस वो एक्सपोर्ट करके भी बहुत सारा पैसा कमा देते थे। इसके लिए एक रात में वो आमिर भी बन गए थे। ओके, तो अमीर बनने से वहां की सरकार ने क्या किया, हेल्थ केयर फ्री कर दिया, आपका हॉस्पिटल का पूरा फ्री, वो गवर्नमेंट देखेगी। ओके, जो भी खर्चा होगा वो फ्री, स्कूलिंग कर दिया, स्कूल आपका फ्री, फिर नो टैक्सेस, टैक्सेस ही नहीं, जब आपके पास इतना पैसा है, आपको एक्सपोर्ट करके आप इतना पैसा कमा रहे हो, तो आपको टैक्स की क्या जरूरत है ना। तो वो टैक्स भी उन्होंने फ्री कर दिया। फिर फ्री फॉरेन ट्रिप्स, वहां के लोगों के लिए फ्री फॉरेन ट्रिप्स दे दिया। ओके, और फिर लोग है ना वहां के लग्जरी कार्स में, लग्जरी कार ऐसा वैसा लग्जरी कार नहीं, इंपोर्टेड लग्जरी कार में घूमते थे। ओके, उतना अमीर हो गए थे। लेकिन वो भी ज्यादा मायनिंग, अभी कुछ भी हम ज्यादा करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा कुछ हम लोग ज्यादा वॉक करेंगे, ज्यादा खाएंगे, या ज्यादा ओवर कुछ नहीं करने का। ये हमें नाउरू हमें यही बताता है कि हमें ज्यादा, अभी हम लोग कोल का अगर अपने पास कोल है, ओके, माइका है, तो उसको हम लोग ज्यादा माइनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये हो जाएंगे, माइनिंग तो करके हम अमीर तो बन जाएंगे, माइका मैग्नीज वगैरह अपने पास भी है, लेकिन इतना नहीं है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। ओके, एक्सपोर्ट तो हम करते ही है, गरीब जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने पास भी हम रखते हैं और ये भी करते हैं। लेकिन अगर हमने ज्यादा कुछ कर दिया तो माइनिंग, तो क्या होगा, कोल माइन्स है हमारे पास, तो कोल माइन्स को हमने अगर ज्यादा माइनिंग किया तो वो हमें नुकसान ही देगा ना। तो इसके लिए ज्यादा माइनिंग, ज्यादा कुछ भी हो वो हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें नाउरू बताता है। यही गोल्ड माइन बन गया नाउरू का डाउनफॉल का रीजन। अब यही उन्होंने ज्यादा कुछ कर दिया। ओके, ज्यादा अमीर हो गए तो उनको लालच भी आ गया, तो हमें भी लालच जगा कि हम अमीर बन गए। ओके, वो अमीर बन गए, अमीर बनने से उनको लालच आ गया कि हम और करेंगे और करेंगे, और ओवर करने लग गए। अभी हम लोग गाय के लिए इतना बड़ा घास का दे दिया, तो गाय ने क्या किया, पूरा एक ही दिन में खत्म कर दिया। दूसरे टाइम उसको क्या रहेगा खाने के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो घास भी अगर थोड़ा थोड़ा खाएगी तो उसको रोज घास खाने को मिलेगा। तो वैसे ही हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा माइनिंग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा माइनिंग कर दिया, ओवर माइनिंग कर दिया। हम बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके इसमें, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो अपने लिए ही हानिकारक हो जाता है। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस हमें इंटरव्यू में नहीं हो जाता है हमारा सिलेक्शन। तो इसके लिए हमें ओवर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, ओवर कर दिया था। ओके, तो वहां का क्या गया, ओवर करने के वजह से उनको ही नुकसान हो गया। ओके, तो 70 to 80% जो आइलैंड का जो लैंड है, जो ये जो द्वीप है नाउरू, उसका जो 70 से 80% है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। ओके, नष्ट हो गया। फ्रेश वाटर सोर्सेस तो खत्म हो गया, फ्रेश वाटर तो है ही नहीं वहां पे, वो तो भूल ही जाओ आप, वो भी नष्ट हो जाता है। कितना हम लोग खोदेंगे खोदेंगे, ज्यादा अगर आप माइनिंग करोगे तो वो तो नष्ट होगा ही। लैंड बैरन कर दी, तो लैंड जो था वहां का जो जमीन थी वो खंजर बना दिया, हम वहां पे कुछ उगा नहीं सकते। अगर हाँ थोड़ा चांस भी होता हमारे पास कि हम यहाँ पे कुछ तो उगा सकते हैं, एक अपने इसमें विश्वास होता है कि हम यहाँ पे कुछ उगा सकते हैं। ओके, बट वहां पर आपने ऐसा कर दिया है कि वहां पे हम कुछ उगा ही नहीं सकते हैं। ओके, इतना आपने उसको माइनिंग कर दिया है। फिर उसके बाद फूड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो अभी वो क्या करते हैं, पैकेट वाला खाना ऑस्ट्रेलिया से मंगवा कर खाते हैं। ओके, और आई थिंक सो मैंने एक बार ये भी सुना था कि वहां पे मोटे लोग सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका ना काम करने का जब ये सब हुआ था, अमीरी हो गए थे वो एक रात में, तो उनकी वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो उसकी वजह से वहां पे ज्यादा करके डायबिटिक लोग भी हैं। ओके, और मोटे ओबेसिटी लोग भी वहां पर ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, सब कुछ उनको फ्री हो गया, तो काम क्या करेंगे।
उनको काम करने की जरूरत ही क्या है। ओके, ओवर माइनिंग कर दिया था, ओवर सब कुछ फ्री हो गया था उनके लिए, लोग गाड़ियों में घूमते थे। ओके, स्कूल फ्री था, एजुकेशन फ्री था, फिर हॉस्पिटल्स में आपको फ्री था, तो वहां पे काम ही कौन करेगा, नर्स डॉक्टर्स उतने ही लोग काम करेंगे। ओके, वो भी थोड़े टाइम के लिए। हाँ, तो उसके वजह से शायद नाउरू देश ही था कि वहां पर ज्यादा ओबेसिटी और डायबिटिक लोग ज्यादा हो गए थे अपने इंडिया से भी, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से तो वहां पर ज्यादा हो गया था। यही मैंने ये नाउरू के बारे में सुना है, नाउरू का दूसरा कोई देश है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो उनको आजादी कब मिली थी, 31 जनवरी 1968 को नाउरू फुल्ली इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आयरलैंड एक और क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। आजादी के बाद में उनको एक और क्राइसिस की तरफ वो बढ़ रहा था दोस्तों। तो फिर अभी हम वहां का गवर्नमेंट देखेंगे कि वहां का गवर्नमेंट कैसा है। जैसे वहां का रिपब्लिक गवर्नमेंट है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड ऑफ द स्टेट है। ओके, जैसे यूएसए में है, वहां पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ संभालते हैं, जैसे वहां पे ट्रम्प ही सब कुछ देखते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट में वहां पे कितने हैं, 19 लोग ही मेंबर्स हैं। वहां पे प्राइम मिनिस्टर का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, और इलेक्शंस वहां पे हर 3 साल में होता है। स्मॉल, छोटा सा द्वीप है, छोटा सा पार्लियामेंट भी छोटा सा है, लेकिन उनके पास चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और अब हम देखेंगे इलेक्शंस का कैसा वहां पे होता है। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज तो है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ना इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंस लड़ते हैं, ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से, तो वैसे ही वहां पर भी इंडिपेंडेंट लोग मोस्टली ज्यादा करके इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं। पावर शिफ्ट काफी फ्रिक्वेंट है, पावर शिफ्ट है ना, अपने जैसे यहाँ पे अभी का अभी हो जाता है वैसा वहां पे वो फ्रिक्वेंट ही है। ओके, पावर शिफ्ट। फिर एजुकेशन सिस्टम वहां पे कैसा है, नाउरू का एजुकेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर फॉलो करता है। ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप में से किसी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो वही उसको वहां पे वो फॉलो किया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है यहाँ पे, तो हमको प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी फीस देना पड़ता है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यानी एक ही स्कूल है वहां पे, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 5th to 10th जो है ना वो एक ही स्कूल है। और हायर एजुकेशन चाहिए आपको, कॉलेज में जाना, 11th-12th डिग्री करना है, या आगे का पढ़ाई इंजीनियरिंग वगैरह करना है, इंजीनियरिंग डॉक्टर वगैरह कुछ भी करना है, लॉ करना है, एनीथिंग, तो उसके लिए आपको फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जाना पड़ेगा। स्मॉल आइलैंड होने के बावजूद भी रिप्रेजेंटेड अच्छा है। तभी हम यहाँ पे देखेंगे सेवेंथ पॉइंट, क्लाइमेट चेंज और डबल थ्रेट। ओके, नाउरू को दो तरह के थ्रेट फेस करता है। नाउरू भी है ना, दो तरीके का थ्रेट उसको झेलना पड़ता है। दो तरीके का एक तरीके का थ्रेट यानी जैसे तुवालू में कैसा सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसको तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसको दो उसको झेलना पड़ रहा है। ओके, एक साथ दो, हम बोलते ना, एक कभी भी हमें आपत्ति आती है तो हम बोलते हैं ना आपत्ति, एक साथ में इतने सारे आपत्ति एक साथ आती है, आए भी तो कुछ भी नहीं रहता है। वैसे यहाँ पर भी आपत्ति आई है, लेकिन एक साथ उसको दो आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, जैसे है राइजिंग सी लेवल, एक तो यहाँ पर राइजिंग सी लेवल है, जैसे तुवालू को था वैसे यहाँ पर भी है। नाउरू का जो कोस्ट लाइन है एक्सट्रीमली लो लाइन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना निचले एरिया में पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, कोई भी एरिया ले लो, निचले इलाके में पानी भर जाता है। तो नाउरू का जो कोस्टल लाइन है ना, जो कोस्ट है ना, जो समुद्र किनारा का पट्टा है, ओके, वो है ना लो लाइन है, जो निचला इलाका है। तो उस वजह से हर साल सी लेवल राइज हो रहा है, और है ना सी लेवल जो है ना, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। ओके, वो एक है कोस्ट लाइन है ना, निचला एरिया है। और एक दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, लैंड डिस्ट्रक्शन। लैंड का जो फॉस्फेट का इतना माइनिंग, ओवर माइनिंग कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, कोल वगैरह माइका है, वो अपने यहाँ पे कोल माइनिंग है झारखंड वगैरह में, अगर आप देखोगे तो। ओके, उड़ीसा, झारखंड में कोल के बहुत सारे माइन्स, अगर हमने उसको ओवर कर दिया तो हमारे पास कहाँ कोल बचेगा क्या,
नहीं बचेगा ना, हम अमीर तो हो जाएंगे। हमने जो सारा जो कोल है वो एक्सपोर्ट कर दिया, ओके, एक्सपोर्ट करके हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, हम अमीर हो जाएंगे एक तरीके से। लेकिन वहां का जो जमीन है वो बंजर जमीन हो जाएगा, वहां पे हम कुछ उगा नहीं सकेंगे, ओके। वो भी हमें देखना होता है कि ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, आज के लिए इतना बस काफी है, पर थोड़े दिनों के बाद में फिर हम थोड़ा सा करेंगे, वैसा करना चाहिए। इन्होंने कैसे किया है, नहीं हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं वो लोग माइनिंग, ओके। फॉस्फेट का माइनिंग ने आइलैंड का बीच का जो एरिया है ना वो यूजलेस बना दिया, वहां पे बंजर जमीन बना दिया, वहां पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। वो हमें बोलते ना नाकारा है, वैसा वो जमीन भी नाकारा हो गया है, बीच का जो जमीन है ना वो नाकारा हो गया है। और उसके वजह से उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, कोस्टल एरोजन हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, फ्रेश वाटर शॉर्टेज, फ्रेश वाटर तो है ही नहीं तो शॉर्टेज तो, और माइनिंग करने से अभी फ्रेश वाटर शॉर्टेज, फ्रेश वाटर तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, नो रिवर्स है, और पूरा का पूरा रेनफॉल पर डिपेंडेंट है वो। फ्यूचर प्रोजेक्शन जो है ना वो स्कैरी है। और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एग्रीकल्चर, 8वें पॉइंट पर आते हैं हम, तो वो 8वां पॉइंट हम देखेंगे एग्रीकल्चर, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बंजर जमीन हो गई, आपने ज्यादा माइनिंग कर दिया है, तो ज्यादा माइनिंग करने के वजह से वो जमीन जो है जो आप खेती कर सकते थे उस जमीन को आपने बंजर जमीन बना दिया, कुछ उगाया नहीं जा सकता उस जमीन में, ओके। नाउरू में फार्मिंग करना एज गुड एज इम्पॉसिबल है, लेकिन वहां पर कोकोनट, क्योंकि समुद्र किनारे है तो नारियल तो होगा, बनाना, ब्रेड फ्रूट यानी नील फनस बोलते हैं उसे हम, और तारो, तारो यानी अरबी, उसके उसको हम अरबी बोलते हैं, वो उगता है। बाकी सब इम्पोर्टेड किया जाता है, सिर्फ इतना ही वहां पे होता है, लेकिन बाकी का सब इम्पोर्टेड ही है। सॉइल डैमेज प्लस सॉल्ट वाटर, नो लार्ज फार्मिंग, ओके। अभी हम देखेंगे उसका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसा है। फॉस्फेट बूम के बाद नाउरू की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, फॉस्फेट ने इतना उन्होंने बूम कर दिया, इतना धमाका हो गया था उस टाइम पर कि उनके पास इतना पैसा 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 हो गया था, इतने अमीर हो गए थे वो एक रात में। लेकिन अब उसी के वजह से, और एक तो वो खत्म हो रहा है, आप ज्यादा माइनिंग करके एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे बचेगा क्या, कुछ बचेगा, सारा तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया या आपके लिए थोड़ा सा रख लिया, अभी वहां पे सिर्फ थोड़ा सा बचा है। अब वो थोड़ा सा भी अगर आप कितना एक्सपोर्ट करोगे, ओके, इतना सा बचा है, पहले इतना था आपके पास, तो आपने इतना इतना माइनिंग करते करते वो इतना हो गया है, अभी इतना आप एक्सपोर्ट करोगे कितना मिलेगा, कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ओके। फॉस्फेट इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आपको इनकम उसे आप बना नहीं सकते हो, तो उसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया है, और आज का इनकम सोर्सेस लिमिटेड है, ओके। जो फिशिंग लाइसेंस है, मछली बेच के बेच रहे हैं, फॉरेन एड है, फॉस्फेट लेफ्ट ओवर्स है जो इतना सा बचा है, ऑस्ट्रेलिया डिटेंशन सेंटर्स है। हाँ, अगर देखो अभी ऑस्ट्रेलिया डिटेंशन सेंटर्स यानी क्या होता है ना, जैसे अभी मैं चोरी छुपे यूएसए गई, ओके, अमेरिका गई, तो ट्रंप ने क्या किया, मेरे को हथकड़ी वगैरह बनाकर वापस इंडिया भेज दिया, ओके। मैं इंडिया आ गई, लेकिन वहां पे क्या करते हैं ना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया गई वैसे ही, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे को इंडिया वापस नहीं भेजेंगे, आप जाके नाउरू में रहो, ओके। नाउरू में आप काम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ओके। हम आपको इंडिया नहीं भेजेंगे, हम आपको नाउरू भेजेंगे, ओके। वो लोग वैसा नाउरू भेज रहे हैं, लेकिन सारे जैसा हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे वैसा का वैसे ही वो आपको नाउरू भेजेंगे, और वहां पे स्मॉल बिजनेसेस है। यह आइलैंड कभी बिलियनर था, पहले कभी ये जो नाउरू था वो अरबपति करोड़पति था, लेकिन अब उनको सर्वाइवल करने के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं। तो वहां का जो करेंसी है नाउरू कौन सा करेंसी यूज करता है, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके। वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहां पर वो यूज करता है। तो दोस्तों अगर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक इंडियन रुपी कितना होता है, कमेंट्स में बताना मुझे। नाउरू अभी हम देखेंगे नाउरू का कल्चर और स्पोर्ट्स। नाउरू का कल्चर जो परंपरा है और उनका वो जो
उनकी जो परंपरा है वो सिंपल है, और समुंदर किनारे से घिरा होने की वजह से उनका लाइफस्टाइल पूरा समुंदरी जैसा। लोग वहां पे पहनावा, उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो सिंपल है। और वहां पे जो समुंदर के वहां पे जो जो हमें मिलता है, या समुंदर में मछली पकड़ने के लिए हमें बोट वगैरह तो लगता ही है, ओके, वो तो है, नारियल वगैरह मिलता है। तो आपको इंडिया का नाउरू का नारियल आप पी सकते हो, ताकि टेस्ट पता चले कैसा होता है। ओके ओके, ये एक आपको पता चलेगा। फिर वहां का ट्रेडिशनल डांस, जैसे हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं ना, हमारा हम क्या करते हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी, वो हमारा ये है ट्रेडिशनल डांस है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, फिर आपका ये हो गया कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, लावनी, गरबा, या आपका ट्रेडिशनल डांसेस है। ओके, तो या गोवंश का अलग होता है, मणिपुरी है, उड़ीसी है। ओके, फिर भांगड़ा है आपका, वो ट्रेडिशनल डांसेस में आता है, या हाँ उसमें आता है। तो फिर उनका म्यूजिक है, जैसे हमारे यहाँ पे भी हिंदुस्तानी म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, वैसा उनका भी म्यूजिक है। फिर फिशिंग ट्रेडिशंस है, फिशिंग में उनको पकड़ने का जो ट्रेडिशंस है, पहले वो लोग कैसा फिश को पकड़ते थे, आप भी कैसा पकड़ते हैं, वो पूरा उनका फिशिंग ट्रेडिशंस है। फैमिली गैदरिंग्स एक साथ करते हैं। फिर पॉपुलर स्पोर्ट्स है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग तो आपको पता ही होगा, जो नाउरू वर्ल्ड क्लास लिफ्टर्स को बनाता है, वेट लिफ्टर्स को वो बनाता है। वहां पे बहुत सारे वर्ल्ड वेट लिफ्टर्स है। फुटबॉल है, फिर वॉलीबॉल उनका स्पोर्ट्स है। ओके, फिर इंडिया से नाउरू को लिए कैसा जाना है, आपको वहां पर डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, आपको कैसा जाना होगा, इंडिया से सिंगापुर जाना होगा, फिर सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाओगे, ओके, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाओगे, तो आपको ब्रिस्बेन जाना है। ओके, ब्रिस्बेन से फिर नाउरू जाना है। तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, 25 to 35 आवर्स, यानी 25 घंटे से 35 घंटे आपको पूरा फ्लाइट में जाएगा। फिर इंडिया नाउरू का टाइम डिफरेंस कितना है, तो इंडिया नाउरू का 6.5 घंटा वो हमारे से आगे है। ओके, 6.5 घंटे, अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे हैं तो वहां पर बजेगा 6:30, यानी शाम का 6:30 बजेगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहां पे कोई इतना टूरिस्ट जाते नहीं है, बहुत कम जाते हैं टूरिस्ट। ओके, तो नाउरू टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन कुछ हाईलाइट्स है, एनीबेरे बे है, बाउडा लगून्स है, कमांड रिज है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रेलिक्स है, मून्स के फोस्फेट फील्ड्स है, कोस्टल रिंग रोड है। ओके, नेचर साइलेंस और रॉ ब्यूटी का मिक्सचर है। और हमें अगर हाँ, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्लाइमेट क्राइसिस, फ्यूचर का डार्क साइड। ओके, नाउरू के पास है फ्रेश वाटर लिमिटेड है। ओके, फ्रेश वाटर तो पास में है बट नाउरू में नहीं है। ओके, स्ट्रॉन्ग है, यानी तूफान वहां पे बहुत होते हैं। सी लेवल राइज होता है, अनस्टॉपेबल लगता है। सी लेवल जब राइज होता है ना, तो तुवालू जैसा ही वहां पे राइज होता है, क्योंकि तुवालू के से थोड़ा सा दूर पर है नाउरू, और सबसे बड़ा थ्रेट है। एक दिन शायद आइलैंड अनइनहेबिटेबल हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा लगता है कि नाउरू से भी लोग शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे भी कोई नहीं बचेगा, कोई रहेगा भी नहीं, कोई बचेगा भी नहीं। तो दोस्तों, नाउरू एक छोटा सा आइलैंड ही नहीं, बल्कि एक लेसन भी है हम सबके लिए, एक लेसन भी है कि हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो हमें एक सबक सिखाता है कि हमें कुछ भी हो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जब एक देश प्रकृति के खिलाफ जाता है, तो प्रकृति हमें डबल पावर से जवाब देती है। ओके, तो आपको क्या लगता है, क्या नाउरू अपनी जमीन और फ्यूचर को वापस ला पाएगा, या एक दिन यह आइलैंड भी तुवालू की तरह डूबने की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? तो हमें भी नाउरू के लोगों को ही नहीं, हमें भी इस पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे लीडर्स तो बात करते हैं, बट वो बात करने तक ही सहमत हो जाते हैं, बट हमें भी कुछ करना चाहिए। ओके, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और हिडन छोटा मिस्टीरियस नेशंस के साथ।
stay curious and stay